Hello, it's a great welcome to this particular session. So after having completed question number 2, now we move over to question number 3. And now through this particular question, which concept we are trying to actually come over with the grapes. In this particular question, we will have the treatment of abnormal losses, and besides that, we will have the treatment of unrealized profit also. Correct? So how to deal up with the treatments of abnormal losses and unrealized profit, that is the theme of this particular question. Now question number 3 we are picking up. So just pay attention down over here, question number 3. Following are the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st of 3, 2018. The moment actually you go through this particular line, it should strike to you that you first of all you should immediately go for the treatment of analysis of accounting period profits. तो हाँ बेटे, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को याद ही नहीं रहा, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है कि हम इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में हैं, हिंदी मीडियम की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन चीज़ है कि चीज़ें समझ होनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग जो यहाँ पर लेट पहुँचे हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। करेक्ट? बस स्टार्ट ही अब हम कर रहे हैं। हमने बैलेंस शीट की डेट देखी 31/3/2018 है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख और 5 लाख, फिर जनरल रिजर्व है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर 15% डिवेंचर्स हैं, उसके बाद ट्रेड पेएबल्स है। वैसे ट्रेड पेएबल्स में बेटे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों शामिल होते हैं। तो टोटल आपका 30-20 है। फिर उसके बाद एसेट साइड का जहाँ तक सवाल है उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी है, इक्विपमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट इन 4000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड के 4000 शेयर खरीदे हैं और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने है। हालांकि होल्डिंग कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड में भी करी है, पर उससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वाई लिमिटेड की हमारे पास बैलेंस शीट भी नहीं है। तो ये थोड़ी कि वाई लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, और इसका ये भी मतलब नहीं कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। इसका मतलब ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है और इनको तुम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओगे। तो इसी तरह उसने लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड इन जेट लिमिटेड। सब्सिडियरी कंपनी ने भी कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है, वो कर सकती है, तो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। ये वाली इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में ऐसी की इसी फॉर्म में एज इट इज आएंगी। फिर कहते हैं इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मेन पॉइंट है कि एस लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर करे हैं, और शेयर जो बेटे एक्वायर करे 80% करे हैं और 1 जुलाई 2017 को करे हैं। ये अहम पॉइंट है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो हमने डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करा। आइए जी, डिग्री ऑफ कंट्रोल से हमने स्टार्टिंग करी। डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर हैं। इत्तेफाक से सब्सिडियरी कंपनी के 5000 शेयर ही हैं, तो 5000 आप लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 5000 में से होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 4000 शेयर है। माइनॉरिटीज़ के पास 1000 शेयर है, तो रेशियो तो बेटे आपका 4:1 ही आ जाएगा। करेक्ट? पहले स्टेप में तो मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा। फिर अकाउंटिंग ईयर का एंड 31/3/2018 को है, तो अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग इस दिन हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं, क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट नंबर 1 में कि 1 जुलाई को करे हैं, तो बेटे 1 जुलाई यानी कि अब की बार आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1 जुलाई को करी है। 1 जुलाई 2017 ये आपकी डेट ऑफ कंट्रोल है। अब मैं DOC लिख रहा हूँ, दिस इज योर डेट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हो गया मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब है कि जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ध्यान दें, मैंने अब कई बार आपको बताया है कि जब भी हम अकाउंटिंग पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट करेंगे सब्सिडियरी कंपनी में, और उस दिन जब वो कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी बनेगी, यानी कि मिड ईयर परचेज के केस में
एक तो जो बिगनिंग की डेट के प्रॉफिट होंगे, बिगनिंग की डेट के प्रॉफिट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है लास्ट ईयर के प्रॉफिट। तो ये तो सारे के सारे कैपिटल नेचर के होंगे ही होंगे, यानी कि ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ही हैं। उसके अलावा जो ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट होते हैं, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ईयर की बिगनिंग से ईयर के एंड का, ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से भी अब की बार पहले 3 महीने के जो प्रॉफिट होंगे, यानी कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड होगा, अब की बार उसमें से पहले 3 महीने का जो पीरियड होगा, पहले 3 महीने का पीरियड वो तो प्री होगा और बाद के 9 महीने का पीरियड वो पोस्ट होगा। बात समझ में आ गई? जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है उसमें पहले 3 महीने के जो प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व्स होंगे वो कैपिटल नेचर के माने जाएंगे, और जो बाद के 9 महीने के रिजर्व होंगे वो पोस्ट पीरियड के हैं, इसलिए वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में हमने जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा है उनको भी हमें एलोकेट करना पड़ेगा प्री में और पोस्ट में। ये करने के बाद फिर हम एनालिसिस करते हैं। आइए हमने एनालिसिस करना शुरू करा। एनालिसिस जब हम करेंगे स्टेप नंबर 3, तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 3 मैंने लिखा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपए का बैलेंस आपने लिख लिया। 5 लाख, वो मैंने वैसे लिखा ही हुआ है 5 लाख। अब बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस है पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक वो 2 लाख का बैलेंस है, तो बिगनिंग की डेट को 2 लाख का बैलेंस है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, इसमें भी तकरीबन वही फिगर है। लेकिन अब की बात डिफरेंस क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक सब्सिडियरी कंपनी ने जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट को मुझे 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, प्री में और पोस्ट में। पहले 3 महीने के प्रॉफिट प्री होंगे यानी कि कैपिटल नेचर के होंगे, और बाद के 9 महीने के प्रॉफिट जो होंगे वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जिसकी मुझे चर्चा करनी है, तो इस पॉइंट की चर्चा हमने करी, और चर्चा ये है कि 28 जून को गुड्स वर्थ ₹50,000 गॉट डिस्ट्रॉयड बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 30,000 ओनली। 50,000 रुपए का तुम्हें नुकसान हो गया इस साल, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो हम यहां ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉसेस का देख रहे हैं। तो बेटे एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले तो आप यहां पर देखें। एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट कभी भी होगा तो पहले तो आप ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। 5 लाख और 2 लाख का जो डिफरेंस है वो ये शो कर रहा है कि ईयर की बिगनिंग से लेकर के ईयर के एंड तक आपने 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करा। करेक्ट? ये 2 लाख, सॉरी डिफरेंस जो है 3 लाख का है, तो आपने 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करा। अब आप क्या करेंगे? आप पहले तो एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। बेटे ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, और मैं बार बार कह रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट का मतलब है ईयर की बिगनिंग से ईयर के एंड तक का प्रॉफिट। तो पहले तो मैंने इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस आपका कितने का हुआ है पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस बेटे आपका कितने का हुआ है? एबनॉर्मल लॉस वैसे तो 50,000 का हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 30,000 रुपए वापिस कर दिए। तो नेट एबनॉर्मल लॉस 50,000 माइनस 30,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 रुपए जो हैं इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर दिया है। तो पहले तो बेटे मैं एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में ऐड करूंगा, ये देखने के लिए कि अगर ये लॉस इस साल नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता। इसको इसमें ऐड कर करके जो आ जाएगा, ये आ गया 3,20,000, 3,20,000। पहले तो एबनॉर्मल लॉस आपने ऐड करना है, नंबर 1। अब आप ये देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ है।
क्या वो प्री पीरियड में हुआ है एबनॉर्मल लॉस या पोस्ट पीरियड में हुआ है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एबनॉर्मल लॉस की जो मैंने आपको डेट लिखी हुई है 28 जून, और आपने कंट्रोल एक्वायर करा है कौन सी तारीख को, 1 जुलाई को। इसका मतलब आपके कंट्रोल एक्वायर करने से पहले ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जून में हुआ है और आपने कंट्रोल जुलाई में एक्वायर करा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस हैज टेकन प्लेस इन द प्री एक्विजिशन पीरियड। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट का भी आपने ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ, प्री में हुआ या पोस्ट में हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहले तो मैं एबनॉर्मल लॉस ऐड करूंगा, करेक्ट। ऐड करने के बाद अब ये जो आ गया, ये टोटल ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब ये टोटल ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट आ गया, इसको आप दो हिस्सों में बांट दो। अब इसको आपने दो हिस्सों में बांटा। कौन से हिस्सों में? एक तो आपने लिखा प्री यानी कि 3 मंथ्स, तो पहले 3 महीने के जो प्रॉफिट है फर्स्ट 3 मंथ्स, वो भी कैपिटल नेचर के माने जाएंगे, और बाद के जो 9 मंथ्स के प्रॉफिट हैं वो पोस्ट के माने जाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो 3,20,000 को बेटे मैं डिवाइड करूंगा 3/12 और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो 3,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 80,000 पहले 3 महीने के प्रॉफिट हो गए, और बाद के 9 महीने के प्रॉफिट कितने हो गए? 1:3, ठीक है, 2,40,000 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो ईयर के एंड में मेरे प्रॉफिट इतने हैं, बिगनिंग में इतने हैं, नंबर 1। तो इसका मतलब ईयर की बिगनिंग से ईयर के एंड तक हमने 3 लाख के प्रॉफिट कमाए। मैंने इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड करा, ये देखने के लिए कि अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट 3,20,000 का होता। 3,20,000 में से पहले 3 महीने का प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पहले 3 महीने का प्रॉफिट भी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि पहले 3 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड है। बात समझ में आ गई? ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जिसको कि तुम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कह सकते हो या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट भी कह सकते हो। दिस इज योर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और है ये भी कैपिटल नेचर का, और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अब दूसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि एबनॉर्मल लॉस कौन सी डेट को हुआ। क्या एबनॉर्मल लॉस पोस्ट पीरियड में हुआ है या एबनॉर्मल लॉस प्री पीरियड में हुआ है? एबनॉर्मल लॉस प्री पीरियड में हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? एबनॉर्मल लॉस को प्री पीरियड वाले प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा, यानी कि इस 80,000 में से मैं माइनस कर दूंगा लेस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो 20,000 का था, अब वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 80,000 में से। तो इसका मतलब बेसिक आइडिया क्या है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक बार हमने एबनॉर्मल लॉस ऐड करा, एक बार माइनस करा, तो नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है। हमने पहले एबनॉर्मल लॉस ऐड कर करके ये देखने की कोशिश करी। पहले हमने एबनॉर्मल लॉस ऐड करके देखने की कोशिश करी कि पूरे साल का प्रॉफिट कितना है। नंबर 1, पूरे साल का प्रॉफिट को हमने 3:9 के पीरियड यानी कि प्री और पोस्ट पीरियड में बांट दिया। उसके बाद हमने देखा एबनॉर्मल लॉस किस पीरियड में हुआ है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट या भार वही हिस्सा सहे जिस हिस्से में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस प्री एक्विजिशन के पार्ट में या हिस्से में हुआ है, तो हम चाहते हैं उसी हिस्से का जो प्रॉफिट है वही इसका भार सहे। तो इसलिए अब मैंने ये 80,000 में से, जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 80,000, उसमें से ये 20,000 माइनस करे तो 60,000 अब मैं मान के चलूंगा कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ऑफ कोर्स ये भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं प्री एक्विजिशन, और पोस्ट तो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट होते ही होते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या हो गया? नंबर वन, एबनॉर्मल लॉस विल बी एडेड टू द ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, एंड नंबर टू, it will be subtracted from the pre-acquisition period profit provided abnormal loss has taken place in the pre-acquisition period, या फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से प्रोवाइडेड एबनॉर्मल लॉस हैज टेकन प्लेस इन द पोस्ट पीरियड। तो सेकंड ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि एबनॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ है। यहां तक बेटे ठीक है। आइए अब जनरल रिजर्व की भी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व। अभी तो मैं डायग्रामेटिकली कर रहा हूं, आप डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, आइए जी अब जरा जनरल रिजर्व को देखें। जनरल रिजर्व जो है क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख का है जनरल रिजर्व में सब्सिडियरी कंपनी का, और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व 2 लाख का है, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000 का है। यानी कि ईयर की बिगनिंग में 1/4/2017 को जनरल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस 50,000 का है, और ईयर के एंड में यानी कि 31/3/2018 को जनरल रिजर्व में बैलेंस जो है वो 2 लाख का है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो 1,50,000 हुआ। ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में 1,50,000 रुपये ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए, लेकिन ये स्क्रीन में थोड़ा आ नहीं रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में 1,50,000 ट्रांसफर हुए, ये कहा जा सकता है ये ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ईयर की बिगनिंग से लेके ईयर के एंड तक। और 1,50,000 में से पहले 3 महीने का जो रिजर्व है वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, जिसको हम प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व कह सकते हैं। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व पहले 3 महीने का जो होगा वो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व माना जाएगा, पहले 3 महीने का, और बाद के 9 महीने का जो होगा वो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व स्क्रीन में आएगा कि नहीं आएगा ये मुश्किल लग रहा है स्क्रीन में। तो ऐसा करते हैं, जनरल रिजर्व का जो हिस्सा है मैं देख रहा हूं कि ये कहां पर हम सेट करें कि जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बी, एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व को मैंने ऐसे एनालाइज करा, 1/4/2017 को जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, और 31/3/2018 को इसमें बैलेंस है 2 लाख। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो 1,50,000 का हुआ ड्यूरिंग द ईयर में। अब 1,50,000 को 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में आप बांट दो, तो 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में हमने बांट दिया, क्योंकि पहले 3 महीने का जो जनरल रिजर्व होगा वो क्या माना जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 महीने का जनरल रिजर्व हो जाएगा 1,50,000 इंटू 3/12 1/4, डेट इज इक्वल टू 37,500, और बाद के 9 महीने का हो जाएगा 1,50,000 इंटू 4/12, डेट इज इक्वल टू 1,12,500। तो
तो इस तरीके से ये प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व है, ये पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व है। तो पहले तो रिजर्व्स के क्लियर मीनिंग हो जाने चाहिए। फिर इस क्वेश्चन में कहता है ट्रेड पेबल्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 50,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। कल मैंने बताया था, इवन क्वेश्चन नंबर 2 में इनफैक्ट मैंने बताया था कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि किसने किसको पेमेंट करनी है। बात समझ में आ गई? आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप डेटर्स और क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में से भी माइनस कर देंगे और दूसरी तरफ ट्रेड रिसीवेबल में से भी ये अमाउंट माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है, तो एबनॉर्मल लॉस के अलावा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी समझने की कोशिश करें। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड। आइए जी जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। Concept of unrealized profit. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे करूंगा। देखो यहां पर ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, ये एच लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी और ये है एस लिमिटेड। करेक्ट, होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा होगा। होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा था 50,000 रुपए का। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम एच लिमिटेड। हमने उनको कुछ सामान बेचा होगा, कितना सामान बेचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 31/3/2018 के दिन, जिस दिन की हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स बना रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी के स्टॉक में वो कहता है 50,000 रुपए का ऐसा सामान पड़ा हुआ है। स्टॉक इंक्लूड्स 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स। वो कहता है सब्सिडियरी कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। इंक्लूड्स 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम purchased from H Limited, purchased from H Limited। एस लिमिटेड के स्टॉक में 50,000 रुपए का ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो कि इन्होंने खरीदा है। किससे खरीदा है? इन्होंने खरीदा है एच लिमिटेड से। नंबर 1, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने आपको सामान बेचा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब आ गई? अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड में मेरे द्वारा बेचे गए गुड्स में से आपके स्टॉक पे कुछ गुड्स पड़े हैं तो प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यह दिया होता कि एच लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी को या सब्सिडियरी कंपनी एच लिमिटेड को, कोई भी किसी को बेच सकता है, इसमें लिखा है कि एच ने एस को बेचा है। अगर कोई एक दूसरे को बेच रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे को बेचे हुए जो गुड्स है उसमें से अगर कुछ गुड्स अभी पड़े हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एस लिमिटेड ने सामान बेचा एस लिमिटेड को, जो खरीदने वाली है उसके लिए तो वो कॉस्ट है, बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस है। सपोज मैं 90 रुपए की चीज 100 रुपए में आपको बेचूं, ये 100 रुपए मेरे एंगल से तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आप खरीदने वाली पार्टी है, आपने 100 रुपए में खरीदा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो अब वो कहता है कि होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड को कुछ सामान बेचा होगा, उस बेचे हुए सामान में से ईयर के एंड में एस लिमिटेड के पास या एस लिमिटेड के स्टॉक में 50,000 रुपए का गुड्स या माल अभी भी पड़ा हुआ है। जो एच लिमिटेड ने इनको बेचा था, उस बेचे हुए माल में से 50,000 का सामान पड़ा हुआ है। अब आगे कहते हैं एच लिमिटेड चार्जेस 25% प्रॉफिट ऑन सच सेल ऑफ स्टॉक ऑन कॉस्ट। वो कहता है एच लिमिटेड जब एस लिमिटेड को सामान बेचती है, जब एच लिमिटेड एस लिमिटेड को सामान बेचती है, तो एच लिमिटेड जो प्रॉफिट कमाती है वो कितना कमाती है? प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब, इस रेट को ध्यान से देखो, रेट ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। जिसके ऊपर रेट बसा होता है, जिसके ऊपर रेट बना होता है, उसको हमेशा हैंडेड में लेना चाहिए। अब आप एक इक्वेशन लिखो, आपने इक्वेशन लिखी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सभी को मालूम है। अभी अभी मैंने कहा अगर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो आप कॉस्ट प्राइस को हैंडेड मानेंगे। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस का माल 25 रुपए के प्रॉफिट यानी कि 150 की सेलिंग प्राइस पर बेचती है। करेक्ट? यानी कि 100 रुपए की चीज को 125 पर बेचती है सब्सिडियरी कंपनी को। अब आप क्या करें, प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखें और डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस को रखें। डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस को रखें। ये आ गया 1/5। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 1/5। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑन सेल्स इज 1/5। अब ईयर के एंड में जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी मिल करके बैलेंस शीट बनाएंगी, तो तब होल्डिंग कंपनी बोलेगी, अरे ये सामान तो हमने ही आपको बेचा था। अब होल्डिंग कंपनी को तो पता है ना कि ये सामान हमने बेचा था, आपने तो खरीदा, आप सब्सिडियरी कंपनी हो, मैंने आपको बेचा है। तब मैं आपको कहूंगा दरअसल मैंने आपको ये सामान कुछ मार्जिन पर बेचा था, आप तो इसको कॉस्ट प्राइस समझ रहे हो। तो सब्सिडियरी कंपनी के पास जो 50,000 रुपए के गुड्स पड़े हुए हैं, दरअसल वो होल्डिंग कंपनी ने ही बेचे हैं। तो होल्डिंग कंपनी अब सब्सिडियरी कंपनी को बताएगी, भाई दरअसल ये जो 50,000 में हमने आपको बेचा, इसके अंदर 1/5 हमारा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी ने आपको सामान बेचा होगा तो उस वक्त प्रॉफिट अपने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करा होगा। करेक्ट? सपोज होल्डिंग कंपनी ने आपको 5 लाख का सामान बेचा था। समझने की कोशिश करो, 5 लाख का 1/5, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट उन्होंने पीएनएल में क्रेडिट कर लिया। लेकिन अब पता लगा हमारे बेचे हुए सामान में से आपके पास 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है और ये माल हमने ही आपको बेचा है। तो अब होल्डिंग कंपनी क्या, अब होल्डिंग कंपनी को लगेगा भाई इतना प्रॉफिट तो रियलाइज हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये माल तो आपने यूज ही नहीं करा, ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो बचे हुए माल पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसी को अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। तो अब जो ये बचा हुआ माल है 50,000, इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया? URP, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू 1/5, 1/5 दैट इज इक्वल टू 10,000। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10,000 है। बिकॉज अब होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी मिल करके एक ग्रुप के रूप में अपनी बैलेंस शीट बना रही हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स बनाएंगी। तो अब होल्डिंग कंपनी को मालूम है कि दरअसल ये जो 50,000 रुपए का सामान सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में नजर आ रहा है, इसकी हकीकत में वैल्यू तो 40,000 है, क्योंकि इसके अंदर तो 10,000 का प्रॉफिट है। और वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 क्या कहता है वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो स्टॉक है उसको कम प्राइस पर दिखाना चाहिए, इजंट इट और नॉट?
50,000 की जो चीज है दरअसल उसकी रियल वैल्यू तो 40,000 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय अब मैं क्या करूंगा, दोनों कंपनी का जब मैं स्टॉक एसेट साइड में लिखूंगा तो उसमें से मैं अब 10,000 माइनस कर दूंगा, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक तो बैलेंस शीट में स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री में से माइनस करा जाएगा 10,000। अब उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर ही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी माइनस होगा, क्योंकि अब होल्डिंग कंपनी को अपना पीएनएल कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब उनने शुरू में माल बेचा होगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया होगा, लेकिन अब उन्हें इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि इतना प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट और एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट और इसके ट्रीटमेंट को लिख भी दूंगा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में तो स्टेप नंबर, अब हम तो स्टेप वाइज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3 के बाद ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, और स्टेप नंबर 4 को करने के बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे स्टेप नंबर 5। तो हमने एक एनालिसिस टेबल बनाया। एनालिसिस टेबल बनाते समय हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बिगनिंग की डेट को, करेक्ट, बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। आइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को 2 लाख रुपए का बैलेंस है, तो पहले तो आपने ये 2 लाख रुपए लिख दिया। ये तो कैपिटल नेचर का है ही है, क्योंकि बेसिकली ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। फिर बिगनिंग की डेट को रिजर्व्स में 50,000 रुपए का बैलेंस है, तो आपने 50,000 ये भी लिख दिया। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अब देखो यहां पर जो ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट थे उसमें से 3 महीने के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी कैपिटल नेचर के ही होते हैं, लेकिन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तभी हो सकते हैं जब मिड ईयर परचेज का केस होगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इस केस में कितने के हैं, 80,000 रुपए के हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 80 के हैं, लेकिन उसमें से मैंने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, तो ये 60,000 यहां पर दिखाई देगा। उसके अलावा जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2,40,000, वो तुम यहां पर लिखोगे। उसके बाद फिर प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी है, तो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व जो ड्यूरिंग द ईयर का जनरल रिजर्व है वो 1,50,000 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का जो पीरियड है उसमें से प्री एक्विजिशन पीरियड 3 महीने का है, पोस्ट पीरियड 9 महीने का है। 3 महीने का जनरल रिजर्व जो हो जाएगा 1/4, वो 37,500 हो जाएगा। और पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व जो है इस केस में आपका आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500। बात समझ में आ गई? अब हम इसको टैली करेंगे। हमने इसको टैली कर दिया तो 3,10,000, तो ये आ गया 3,47,500, 3,47,500। बात समझ में आ गई? अब 3,47,500 को डिवाइड कर दे 5 से, तो माइनॉरिटीज का हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट्स में 69,500 का है, ये कहा जा सकता है। इनटू 4, 2,78,000 का हिस्सा इनका है, ये कहा जा सकता है। फिर 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 48,000। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 48,000 है, और इनटू 4 1,92,000 का हिस्सा होल्डिंग का है। 1,12,500 डिवाइडेड बाई 5, 22,500 इंटू 4, 90,000। तो हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स हैं उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा इतना है, करेक्ट। 48,000 प्लस 22,500 दैट इज इक्वल टू 70,500,
70,500. Is it clear to you or not? अब इस केस में फिर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए अब ये मेरा स्टेप नंबर 4, तो अब ये बेटे स्टेप नंबर जो है 6 हमारा हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमने कंप्यूट करी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने कितना प्राइस पे करा है, करेक्ट। तो प्राइस पेड, हमने कितना प्राइस पे करा पहले तो आप ये देखें। तो प्राइस आपने जो पे करा है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो पे करा है इन्वेस्टमेंट इन 4,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5 लाख। 5 लाख का आपने प्राइस पे करा है, लेस ग्रॉस इंटरेस्ट एक्वायर्ड। अब आपको क्या क्या चीजें मिली, लेस ग्रॉस इंटरेस्ट एक्वायर्ड। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी एक तो आपको शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की मिली जिसकी की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 4,000 शेयर्स आपको मिले, 100 रुपए वाले शेयर मिले, तो इसका मतलब 4 लाख तो ये मिला। और अब आपको कैपिटल बेनिफिट कितने मिले, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल प्रॉफिट्स में कितना है, कैपिटल प्रॉफिट इतने हैं और होल्डिंग कंपनी का शेयर 2,78,000 का है, तो 2,78,000 आप यहां पर लिखेंगे, 2,78,000। तो 6,78,000 आप माइनस कर देंगे। अल्टीमेटली अभी भी आपको फायदा ही है, 5 लाख माइनस दिस, तो 1,78,000, 1,78,000 दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कंप्यूट करा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज के पास शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की कितनी है, 5,000 में से 1,000 शेयर 100 रुपए वाले माइनॉरिटीज के पास है, तो 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल माइनॉरिटीज के पास है, ये कहा जा सकता है। प्लस शेयर इन प्री शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, माइनॉरिटीज का शेयर कैपिटल प्रॉफिट्स में कितना है पहले तो आप ये देखें, डेट इज 69,500 है, तो 69,500 पहले तो आप लिखें। उसके बाद शेयर इन पोस्ट, शेयर इन पोस्ट के बजाय रेवेन्यू लिखो, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, माइनॉरिटी का हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट में 70,500 है, तो 70,500 बेटे यहां पर लिखें। अब आप इसको टैली कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि माइनॉरिटी का कितना इंटरेस्ट है। बात समझ में आई या नहीं आई?
तो 1,69,500 प्लस 70,500 तो 2,40,000, तो 2,40,000 जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं है। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कंप्यूट करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी बैलेंस शीट को अंजाम दे सकें। आओ बेटे बैलेंस शीट भी फटाफट बना लें, जरा मैं इसकी स्लाइड ठीक करके आऊँ। ये पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनी है तो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 7 की अब चर्चा चल रही है। स्टेप नंबर 7 का जो ताल्लुक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से है। ठीक है, स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 मैंने यहाँ पर लिखा और इसमें हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तो हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड, जिसका कि आजकल नाम हो गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ही आएगी, जो कि 15 लाख में ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो 15 लाख होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल आपने लिखी। सब्सिडियरी की जो शेयर कैपिटल है वो हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 लाख हम यहाँ लिख चुके हैं और 4 लाख हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व। अब जरा ध्यान से देखें, जो होल्डिंग कंपनी है आइए जी, जो होल्डिंग कंपनी है, अब जब वो जनरल रिजर्व लिखेगी तो कैसे लिखेगी? होल्डिंग कंपनी का जो जनरल रिजर्व है इस केस में कितना बैलेंस है बेटे? 2 लाख रुपए है। पहले तो हम 2 लाख लिखेंगे जनरल रिजर्व, उसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऐड करेंगे प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर, ध्यान से देखें, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व इतना है, उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 90,000 है। तो 90,000 बेटे मैं ऐड कर दूंगा और आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 2,90,000, 2,90,000, करेक्ट। इसी तरह से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लिखूंगा तो मुझे और भी अलर्ट रहना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है 4 लाख। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर, पोस्ट एक्विजिशन जो है इस केस में पोस्ट एक्विजिशन 1,92,000 वो आपने लिखा, और आप लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो होल्डिंग कंपनी को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा 10,000 से। तो अनरियलाइज प्रॉफिट एक तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट से कम होगा, और उसके अलावा बाद में इन्वेंट्रीज जब हम लिखेंगे तो इन्वेंट्रीज में से भी हम कम करके लिखेंगे। अब इसको हम टोटल करके लिख देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 182, तो 582, 5,82,000, ये टोटल मैंने बाहर के कॉलम में लिख दिया। करेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद इस क्वेश्चन में बिकॉज आपका कैपिटल रिजर्व निकला था तो बाद में तो आपने कैपिटल रिजर्व लिखना ही है, तो आप अभी लिख ले कैपिटल रिजर्व जो आपका वर्किंग से निकला था। कैपिटल रिजर्व आपका वर्किंग या स्टेप नंबर
6 से निकला था, करेक्ट। वर्किंग नोट नंबर या स्टेप नंबर 6 से 1,78,000 ये आप यहां पर लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आपको लिखना पड़ता है माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आप लिख ही दें। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है स्टेप नंबर 7 या वर्किंग नोट नंबर 7 के मुताबिक 2,40,000 का है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। 2,40,000 यहां तक ठीक है या नहीं है सर? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। चलो अब ये मिटा ही देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी NCL, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आप लिखेंगे 15% डिवेंचर्स। होल्डिंग कंपनी के 15% डिवेंचर्स हैं और 5 लाख के हैं, लेकिन सिर्फ होल्डिंग कंपनी के ही हैं, तो 5 लाख आपने आउटर कॉलम में लिख दिए। स्टेप नंबर फिर 3 में, स्टेप नंबर नहीं सॉरी नेक्स्ट जो है 3, बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, फिर करंट लायबिलिटी लिखते हैं। अब करंट लायबिलिटी के रूप में आपको इस क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल्स दिए गए हैं। ट्रेड पेएबल्स, तो ट्रेड पेएबल्स बेटे आपने लिखे। ट्रेड पेएबल्स अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुने। इस केस में जो ट्रेड पेएबल्स हैं 4 लाख और 8 लाख है, करेक्ट। 4 लाख एंड 8 lakhs। होल्डिंग कंपनी 4 लाख, सब्सिडियरी कंपनी 8 lakhs। इसमें से आप माइनस कर दें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, डेटर्स और सॉरी नीचे उसने लिखा था ट्रेड पेएबल्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। तो सिंपल वर्ड्स में 50,000 रुपए की लेन देन दोनों ने एक दूसरे से करनी है। ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है और उसको हम बाहर कर देंगे। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। 12 लाख माइनस 50, तो 12,50,000 आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह आपकी लायबिलिटी साइड पूरी हो गई है। लायबिलिटी साइड के बाद फिर नंबर 2 पे आप लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स के अंदर भी आप लिखेंगे सबसे पहले 1 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी सबसे पहले तो आप लिखेंगे, मैंने एसेट्स में फिक्स्ड एसेट लिख दिया, सबसे पहले तो आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे ए। नॉन करंट एसेट्स के अंदर अब आप लिखें पहले तो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट के अंदर भी अब आप जो ये आइटम्स दिए हुए हैं इनको लिख दें। एक तो दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। वैसे फिक्स्ड एसेट के अंदर भी हम पहले तो लिखते हैं टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये सब टेंजिबल है, जो प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी जो है 10 लाख और 5 लाख आप मिला करके लिख देंगे, तो टोटल हो गया 15 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है इक्विपमेंट।
इक्विपमेंट्स में 5 लाख और 4 लाख, that is equal to 9 lakh। फिक्स्ड एसेट के बाद लिखा जाता है, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट के बाद लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट्स। अब ध्यान दें, सब्सिडियरी कंपनी में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो तो हम यहां लिख देते हैं, इसलिए उसको तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। लेकिन अब की बार होल्डिंग कंपनी ने कुछ दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट करी है। तो होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन वाई लिमिटेड, वो है 4 लाख, ये बैलेंस शीट में आएगी। और इसी तरह से सब्सिडियरी कंपनी ने जो बाहर कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है वो भी आएगी। तो 4 लाख प्लस 1 लाख होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की ये इन्वेस्टमेंट जो दूसरी जगह करी गई हैं वो आएंगी, ये एक दूसरे में करी गई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आएंगी और इनको हम लिखेंगे 5 लाख। उसके बाद कहते हैं इन्वेंट्रीज। अब ये करंट एसेट, एक तो है नॉन करंट एसेट और उसके बाद फिर करंट एसेट। अब करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर आपने इन्वेंट्रीज लिखा। अब इन्वेंट्रीज का जो अमाउंट है वो 1 लाख है होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का जो है वो है आपका 4 लाख। अब इसमें से हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो था वो 10,000 का था, कितने का था? 10,000 का था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने का मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर जो 50,000 रुपए का स्टॉक छुपा हुआ है उसको बेसिकली हम 40 रुपए की वैल्यू पर ला रहे हैं। बेसिक पर्पस ये है। तो 5 लाख माइनस 10,000 डेट इज इक्वल टू 4,90,000, ये आप लिखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपने लिखा और यहां पर आप इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन माइनस करना नहीं भूलना है। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख के हैं प्लस 5 लाख माइनस इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो थी 50,000 की थी, तो वो आप माइनस करेंगे और 8 लाख माइनस 50,000, तो 7.5 लाख आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। करेक्ट। उसके बाद फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो अभी मैंने कैश ही लिख दिया। चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख और 1 लाख। तो आउटर कॉलम में आप 3 लाख लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे। अब इस चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, मैंने बताया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बेटे एक तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम P&L इन बैलेंस शीट, फ्रॉम P&L इन बैलेंस शीट, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इन्वेंट्रीज या स्टॉक इन बैलेंस शीट, इन्वेंट्रीज इन बैलेंस शीट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट तो सिंपल है। एबनॉर्मल लॉसेस का मैंने क्या बताया? एबनॉर्मल लॉसेस का पहला ट्रीटमेंट तो ये है, ए एड टू ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट।
ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स। बी डिपेंड करता है, बी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि एब्नॉर्मल लॉस कौन से पीरियड में हुआ। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट पीरियड्स प्रॉफिट, दैट पीरियड्स प्रॉफिट in which such loss has taken place, such loss has taken place। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में अभी बदस्तूर जारी रहेगी।